तेजस्वी यादव के 10 दिन में मुख्यमंत्री बनने की बात कही है जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार के पूर्व मुख्य संतोष कुमार सुमन ने। साथ ही यह भी खबर है कि नीतीश जी जिस प्रकार से अपने विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, क्या जदयू के सांसद विधायक टूट रहे हैं, ऐसे कई सवाल उभर रहे हैं। और साथ ही लालू प्रसाद यादव के और अगले कह सकते हैं कि राजनीतिक सियासत के और क्या कुछ उनके तरफ से भी चल रहा है, इन तमाम बातों पर कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी खबरें बिहार में बन रही है। बाकी महाराष्ट्र की खबरें 2 दिनों में क्या कुछ रही यह आप सभी को पता है। अभी हम इन तमाम बातों पर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बातें समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो बातें आ रही है जदयू के सांसद और विधायकों की तोड़ लेने की, सभी पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रकार से जो बातें बनी हैं, उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है। आपको पता ही है कि 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई जी। 15 दलों के बड़े नेता उसमें शामिल हुए। बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने की रणनीति बनी, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही एनसीपी में भारी टूट हो गई। अजित पवार एनसीपी को तोड़कर वहाँ सरकार में शामिल हो गए। तो विपक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने जी। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। पर ललन सिंह तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। और साथ ही संजय राउत जो वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो वहाँ शिवसेना के जो पार्टी के रहे हैं, वह कह रहे हैं कि ये तो पहले से होना ही था और इन सभी को छोड़कर हमारी सब विधायक इधर भाई शिवसेना अभी कहाँ बची है? शिवसेना भी टूट चुकी है जी। शिवसेना अभी तो टूट चुकी है जी जी जी। उसी के तो मुख्यमंत्री अभी हैं जी। और एनसीपी भी टूट गई, तो बचा क्या? महाराष्ट्र की राजनीति को समझना पड़ेगा आपको। और महाराष्ट्र की राजनीति आप बिना शिवसेना और एनसीपी के समझ ही नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज़्यादा दमखम किस पार्टी में है? या तो शिवसेना में था या एनसीपी में। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां जो दमखम वाली थी, जैसे बिहार में आरजेडी जदयू है, दोनों टूट गई। हाँ बिल्कुल, दोनों टूट गई हैं। और कह रहे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। 84 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में जी। बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। 48 हाँ 48 है जी। 48 भी बहुत ज़्यादा सीट होता है क्योंकि बिहार में 40 है और महाराष्ट्र में 48 सीट है। तो 48 सीट बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने बड़ा स्ट्राइक किया है और नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं अपने विधायकों से, सांसदों से। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार जब भी बैठक करते हैं ज़्यादा तो कोई बड़ा फैसला लेते हैं जी। तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि भाई बहुत बैठक कर रहे हैं, अपने विधायकों से 1 to 1 मिल रहे हैं, सांसदों से 1 to 1 मिल रहे हैं, तो वही बड़ा खेल तो नहीं होने वाला जी। आज तो लोजपा रामविलास के नेता ने कह दिया कि चिराग पासवान ने सीधे कहें तो कह दिया कि हमारे यहाँ हमेशा संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इस तरह के दावा को चिराग पासवान ने नहीं किया है ना। उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायक सांसद उनके संपर्क में हैं जी। सब दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होता रहता है राजनीति में। क्योंकि आप देखिए कि पहले बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती थी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। अब नीतीश कुमार नहीं है तो बीजेपी के पास 150 से ज़्यादा सीटें हैं लड़ने के लिए। तो उसके पास तो टोटा है उम्मीदवार चुनने की, तो उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। अकाल पड़ा हुआ है। हाँ, तो वहाँ तो उधर से कूद के जो आएगा इधर बहुत स्कोप है जी। क्योंकि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, वहाँ कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल से 100 सीट भी मिल पाएगा। तो बड़ी सवाल ये उठ रहा है सर कि नीतीश जी क्या अपना जदयू ही बचा पाएंगे या नहीं, इस पर मतलब बहुत खबरें बन रही है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार के जो 43 विधायक हैं वो टूटेंगे। हाँ, जो पिछली बार 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़े थे उम्मीदवार, वो टूट सकते हैं क्योंकि बीजेपी को भी उम्मीदवार चाहिए, लोजपा को भी उम्मीदवार चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीदवार चाहिए, मुकेश सहनी को भी चाहिए। कहाँ से उम्मीदवार लाएंगे? तो जो दमदार उम्मीदवार हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या आरजेडी के जी, जिनको टिकट इस बार नहीं मिल पाएगा उसको ही लोग देंगे, तो उनको देंगे। तो इसी आधार पर दावा कर रहे हैं ऐसे कि बहुत जल्दी बड़ी टूट होने वाली है जेडीयू में और उसके विधायक सांसद अब हमारे दल में आने वाले हैं, ये दावे हो रहे हैं। एक मांझी जी के बेटा जिस प्रकार से बयान दी 10 ही दिन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ ले लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये चर्चा तब से शुरू हुई है जब नीतीश कुमार राजभवन गए जी। राजभवन गए नीतीश कुमार अचानक, फिर इसके बाद सुशील मोदी पहुंच गए जी, और फिर राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए जी।
तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि भाई राज्यपाल से नीतीश कुमार का मिलना, फिर राजभवन मोदी का पहुंचना, फिर राज्यपाल का दिल्ली में जाकर केंद्र के नेताओं से मुलाकात करना, ये क्या खिचड़ी पक रही है। एक बातें और चल रही है कि सुशील मोदी के लिए भाजपा में कुछ बचा नहीं है, तो क्या वो जदयू का रुख जैसे ऐसे तो संभव नहीं है, मगर क्या वो, अरे सुशील मोदी बीजेपी के चेहरा हैं जी, और ऐसे चेहरा है कि वो दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकते, लगभग 60-50 सालों से जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आप कहिए, मगर फिर भी आप कहिए कि नरेंद्र मोदी चल जाएंगे कांग्रेस में या नहीं, राहुल गांधी आ जाएंगे बीजेपी, ये संभव नहीं है। तो मगर जो दोस्ती उनकी जिस प्रकार से नीतीश जी से रही है, विरोध करते हैं मगर हो सकता है कि दोस्ती के जैसे एक देखिए राम लक्ष्मण की जोड़ी चंद्रकांत झा साहब उनकी जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी, की। और जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तो डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी लगातार। एक 10 साल पहले की बात याद आती है, ताराकांत झा बड़ी समर्पित नेता हुआ करते थे बीजेपी के, अंतिम अपने सियासी दौर में नीतीश जी के साथ आकर कह सकते हैं कि समाप्त की राजनीति। मुझे नहीं लगता है कि सुशील मोदी ऐसा कुछ करने वाले हैं, जिससे कोई खबर भी नहीं है। और सुशील मोदी तो लगातार आप देख रहे हैं कि हमलावर हैं आरजेडी पर और जेडीयू पर, वो लगातार हमला कर रहे हैं। ललन सिंह ने आज क्या कहा कि वो गंभीर बात नहीं करते, गंभीर नेता नहीं, उनके बयान हल्का बयान देते रहते हैं, उनके बयान का जवाब भी नहीं देंगे हम। तो सुशील मोदी को हल्का नेता हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जानकारी बहुत है, और जब भी बड़ा हमला होता है उन्हीं की तरफ से होता है। जब भी बिहार में सत्ता पलट होती है उनकी पहल पर ही होती है, उसमें अहम भूमिका उनकी होती है, तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पर नीतीश जी एक बयानों के द्वारा उनको फ्यूज कर देते हैं कि जो ये सुशील जी बोल रहे हैं, ये मतलब राजनीतिक बयान ही कटाक्ष करके नीतीश जी इनको कुछ बना दे, कम से कम इतना हमारे खिलाफ बोलते हैं। तो राजनीति में सब चलता रहता है, नेता तंज कसते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, और महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी टूटी है उसके बाद तो और हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों सांसदों से मिल रहे हैं, इसको आधार बनाकर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार डर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मर्जर हो जाएगा जेडीयू का आरजेडी में। अब संतोष मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दरअसल अटकलों का बाजार गर्म है, सियासी गलियारे में भी चर्चा है। 2 दिनों से इसलिए गर्म हुई क्योंकि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ हुई, क्या बिहार में भी हो सकता है? यहाँ इसकी बिहार में उस तरह की तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना कि बिहार में बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं इस बार लड़ने के लिए, उम्मीदवार कम पड़ेंगे, तो उसमें जेडीयू आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा वो आ सकते हैं। तो वो तो चुनाव में होता रहता है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी टूट गई और 29 विधायक लेकर अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए, उस तरह की नौबत यहाँ आने की उम्मीद अभी नहीं है। और विपक्षियों को कैसे देखते हैं? लेकिन अब विपक्षी बैठक संतोष मांझी ने दावा किया है कि 10 दिन के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हवा नहीं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करें। नीतीश कुमार विपक्ष की एकता के लिए काम भी कर रहे हैं। तो लालू यादव की कोशिश जरूर है कि वो कन्वेनर बने, पीएम पद के उम्मीदवार बने, ताकि बिहार की कुर्सी पर उनके बेटे तेजस्वी काबिज हो सके। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि 10 दिन के अंदर ही या बहुत जल्द ही बन जाना है, मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में आरजेडी भी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी जल्दी सीट मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनकी पार्टी के लोगों का मानना है, उनकी पार्टी के लोगों का मानना है कि ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए ही विपक्ष की गोलबंदी के लिए काम करिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मत छोड़िए। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से मुझे नहीं लगता कि आरजेडी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए लिटमस टेस्ट हो जाएगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मतलब 8 महीना 9 महीना सरकार में रहेंगे, अभी मान लो 2 साल की सरकार है ना, यही ना है, 25 में इलेक्शन होना है, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका आकलन होने लगेगा, इमेज भी खराब बनेगा। तो मुझे लगता है कि वो डिप्टी सीएम बन के अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ सीख रहे हैं सरकार चलाना, राजनीति करना। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से तो विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी, उसको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती देते हुए भाजपा नजर आई। हाँ बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई है, वो बीजेपी का बड़ा हमला माना जा रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झटका
नीतीश कुमार को लगा है, जी क्योंकि वहीं विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। शरद पवार को तो नुकसान हुआ है जी। तब उनको जीरो से राजनीति तो शुरू कर दी। वो जिस प्रकार से दावा कर रहे थे शरद पवार, इतना सीनियर नेता थे, क्या उनको इतना भी नहीं पता चला कि हमारे लगभग इतना बड़ा धड़ा आधा से ज़्यादा राजनीति में यही होता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उनके सीनियर नेता जो सब थे, कब क्या हो जाए कोई नहीं उपाध्यक्ष ही जानता, चले गए। क्योंकि बैठक में भी तो अनसुईया प्रिय जी पटेल थी ही, जी, और प्रफुल्ल पटेल चले गए, पटेल। छगन भुजबल चले गए। छगन। तो अब जो भी गए हैं नेता मंत्री, वो उस सभी अजित पवार सेकंड थर्ड सब नंबर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। जी। ऐसा नहीं कि धुले हुए हैं। क्या मोदी जी के भाषण का असर हो रहा है, अगर सीधे कहें तो? अब तो विपक्ष तो यही कि कर रहा किसी है। को नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने एक दिन पहले डराया जी। और दूसरे दिन पार्टी में शामिल, सरकार में मंत्री बना दिया। सिलेंडर हो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को अपने सरकार में मंत्री बना लिया। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और कब क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।